तो आज हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या it is also called oxidative phosphorylation. देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो हम लोग देखते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसको पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये कैसे आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, याद रखें, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कनेक्टेड है वही ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से, यानी वहां पे जो हमें एनर्जी मिली उसको कैश कैसे करना है। यानी जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें NADH प्रोड्यूस हुआ और जो FADH2 प्रोड्यूस हुआ, उसको कैश कहाँ करना है, उसमें से एनर्जी कैसे निकालनी है, उसमें से हम लोगों ने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये एक्सट्रैक्शन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होगी। ठीक होगी बात? तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने से पहले कुछ बातों को देखना है। मैं आप लोगों की थोड़ी सी बेस बनाना चाहता हूं, कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने में मदद देंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैं आप लोगों को आसान करके समझाऊंगा, मुश्किल नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो जो मैं दिखा रहा हूं, उसको आसानी से, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स, ये जो भी हैं, इनमें से हमें अल्टीमेटली जो अभी तक जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देखा था ना, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास जो चीज ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था और जो चीज उसके अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर जा रही थी, इट वाज एसिटाइल CoA। याद आ रहा है? एसिटाइल CoA कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोडक्ट है, लिपिड का भी प्रोडक्ट है, और यही प्रोटीन का भी प्रोडक्ट है। ये आप अपना माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। ये सारे का सारा इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनका जो अल्टीमेटली जो चीज हमारे पास बनती है, इट इज कॉल्ड एसिटाइल CoA। ये एसिटाइल CoA हमारे पास आगे जाके एक साइकिल के अंदर घुसती है, और उस साइकिल के अंदर हमारे पास, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और इस साइकिल के अंदर हमारे पास कुछ चीजें प्रोड्यूस होती हैं। इट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड and something else produced here, that is called NADH plus H plus और FADH2। हमारे पास ये ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं जिन्होंने के आगे जाके कैश होना है एक चेन के अंदर। इस चेन को, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, ये जाके इधर खुद को कैश करके और हमारे पास क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी देंगे, और हमारे पास जो चीज बनेगी O2 आएगा और H2O बनेगा। यानी हमारे पास ये सारे का सारा जो खेल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने का है, एटीपी बनाने के लिए है। तो अब हम लोग आखिरी पॉइंट पे हैं, एनर्जी बनाने के। तो अब हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में,
NADH और FADH को लेकर आएंगे, इस प्रोसेस के अंदर घुसाएंगे और इस प्रोसेस के अंदर लाकर हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ATP निकालने की कोशिश करेंगे, एनर्जी निकालेंगे और इस प्रोसेस के एंड में हमारे पास ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन आके H2O बनाएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ADP से ATP बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहलाता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहलाता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं यहाँ पे। ये तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया। याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जानते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप देखें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है, ठीक है। असल में क्या होता है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म देख रहे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का अमल, जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने क्रिब्स साइकिल में भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जा रहा था, पीसेस किए जा रहे थे। इन पीसेस के दौरान में ये हाइड्रोजन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन, और कार्बन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा था, आप लोगों ने देखा निकल रहा था। ये जो हाइड्रोजन थे ये कैप्चर हो रहे थे किसमें, NAD आता था और ये बना लेता था NADH प्लस H प्लस, और FAD प्लस आता था और क्या बनाता था, FADH2। यानी ये जो पैकेट्स थे हाइड्रोजन थे, ये आकर ये को एंजाइम लेकर जाते थे, इनको क्या बोलते हैं, को एंजाइम। ये वो कैरियर थे जो कि आकर इनको लेकर जाते थे। यानी आप ऐसे समझें कि ये वो गधे हैं, ये वो दो गधे हैं डिफरेंट किस्म के, जिनके पीछे बोरियां लदी हुई हैं और ये आकर मलबा उठाकर लेकर जाते हैं, और ये मलबा बड़ा कीमती है। ये NAD एक ऐसा गधा है जो कि अपने साथ ये दो हाइड्रोजन लेकर जाता है, और ये FAD वो गधा है जो अपने साथ ये वाले दो हाइड्रोजन लेकर जाता है। कहां से लेकर जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन लेकर जाता है, और उस स्ट्रक्चर का जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। इसी तरह से हमने इन चीजों को समझना है कि ये दो चीजें क्या है। असल में ये है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, आप ऐसे ही समझें जैसे कि हमारे पास ट्रैक्टर या ट्रॉली होती है, ये जरा सी बड़ी ट्रॉली है, ये जरा सी छोटी ट्रॉली है, या ये बड़ा गधा है या ये छोटा गधा है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में हमें 3 ATPs देता है, ये हमें 2 ATPs देता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास बंदे आए, ये जो दो गधे या दो ट्रॉले हमारे पास आए, इन्होंने आगे जाके किसी जगह पे ये मलबा गिराना है और इस मलबे से कैश लेना है, इस मलबे से प्रोडक्ट लेनी है। या मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, मैंने आपको सिखाया था कि ये क्या है, चेक है। ये चेक जाके बैंक में जाएगा और वहां पर जाके अपने पैसों को कैश करवाएगा। ये पैसे में कहां से मिले थे, ये हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले थे, ये हमें क्रेब्स साइकिल से मिले थे, ये वो चेक है। लेकिन ये कैश कहां होंगे,
ये कैश होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं. So this electron transport chain is actually energy making industry. It's a bank that can give you money on behalf of some paper, like a check. I have a checkbook here. Like I have a checkbook here. ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये चेकबुक है, तो ये जब मैं ये चेकबुक लेकर जाऊंगा, इसके ऊपर मैं जितनी अमाउंट लिखूंगा, जितनी अमाउंट लिखकर मैं यहाँ पर सिग्नेचर करूंगा, तो ये मुझे एलाइड बैंक इतने पैसे देने का मजाज रखती है. नाउ आई हैव द कैश हियर इन माय पॉकेट, हियर कैन सी. तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी कैश है, ये तो मेरे पास है ना, ये तो मुझे मिल गई. इट इज लाइक एटीपी, जो कि मुझे रिएक्शन में कैश मिल गया था, ये मेरी जेब में है. बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे पास बैंक लेकर जाऊंगा और वो मुझे बैंक से मिलेंगी. एंड दैट बैंक इज एक्चुअली ETC. ये बैंक किधर है? ये हमारी बॉडी में कहां होती है? ये हमारी बॉडी में किस जगह पे पाई जाती है? ये एक सवाल है कि ये ETC कहां होगा. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहां है? ये ETC. जी, आप क्या कह रही हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में है सर. बिल्कुल सही है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बिल्कुल, एक बच्ची ने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है. ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ये डबल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, इस मेम्ब्रेन और इसके दरमियान की मेम्ब्रेन के दरमियान का जो पोर्शन है, ये वाला, इसको आउटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है. ये स्पेस है, और इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं. ये इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो होता यूं है, सुने, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं. इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़ी बेहतरीन चीज है हमारे सेल के अंदर. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जिस्म से ताल्लुक नहीं रखता. इट वॉज एक्चुअली लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये हमारी बॉडी में नहीं था, हमारे सेल में नहीं था, हमारे सेल का हिस्सा नहीं था. इट वॉज एक्चुअली ए बैक्टीरिया जो कि एनिमल बॉडीज के अंदर गया, और इसने वहां जाके अपना काम शुरू किया, और हमारे साथ इसने ऐसा रिलेशनशिप बना लिया कि ये हमारी बॉडी का, हमारे हर एक सेल का हिस्सा बन गया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया. ये करोड़ों साल पहले हमारे सेल के अंदर दाखिल हुआ था, और फिर हमारे सेल के अंदर ही रह गया, और हमारी बॉडी का हिस्सा बन गया. इसके एविडेंसेस क्या है? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? आप लोगों ने बात ये पहले कभी भी नहीं सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया was a little bacteria that enter in our body and it remained in our body and now it's a part of our body. But bacteria is not a part of our body. इसका रीजन क्या है? किसी को मालूम? किस बेसिस पे ये दावा किया जा रहा है? किसी को नहीं मालूम. अब सुन ले, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना ट्रांसफर आरएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है. जबकि हमारा जो बॉडी का जो डीएनए है, इट इज नॉट सर्कुलर. आप लोगों ने हमारा डीएनए देखा है ना? हमारे डीएनए के अंदर अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इट्स लाइक थ्रेड्स. इट्स नॉट सर्कुलर डीएनए. तो हमारी बॉडी में सर्कुलर डीएनए कहां से आ गया? इसका अपना मटेरियल है, ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस भी खुद ही करता है. You know, 13 types of protein or peptide, you can say,
मीन मोर देन 100 इसके अंदर होते हैं, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स इसके अंदर होते हैं, एंड 13 आउट ऑफ देम इट इज मेड होली सोली बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ। इसके अंदर अपनी मशीनरी है, ये अपना प्रोटीन भी खुद बना रहा है। वो प्रोटीन कौन सा? वो वही प्रोटीन जो कि इसके अंदर काम करता है। किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज होने वाले बहुत से एंजाइम्स ये खुद अपने लिए पैदा करता है। और ईटीसी जो कि अभी हम लोग देखेंगे, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल के ऊपर चलता है, ये भी अपने बहुत सारे प्रोटीन जो कि इधर यूज हो वो भी ये खुद पैदा करता है। सर जी सर जी सर आपने कह दिया कि ये करोड़ों साल पहले हमारे बॉडी में नहीं थे, तो सर को तो बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन कैसे हुआ करता था? हाँ, गुड क्वेश्चन। बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता था? असल में आप लोग अगर एवोल्यूशन को पढ़े तो हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हम लोग इसी तरह से नहीं थे। I'm wholly solely a scientific person. I'm not going into the jet of any religious kind of things, okay? So I'm talking only science. तो हम लोग इवॉल्व हुए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो चीज है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आया, ये असल में इस स्टेज में नहीं आया कि हम लोग इंसान बन चुके थे और इंसान बनने के बाद हमारे अंदर आया। नहीं, किसी एक इवॉल्विंग स्टेज के अंदर बॉडी के अंदर जो है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया दाखिल हुआ और फिर वो हमारे सेल का हिस्सा बन के आगे चला। अब उससे पहले एनर्जी की प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी के अंदर हम पता नहीं एक सेल थे या 2-3 सेल थे, किस शेप में थे, हम लोग कोई कीड़े थे, मकोड़े थे, जो भी थे, व्हाटएवर, वो एक अलग डिस्कशन है। बट हम लोग जो थे वैसे उस टाइम पे हम लोगों ने अपनी एडॉप्टेशन की भी थी। मगर जिस टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री, दिस इज जस्ट एन असम्पशन, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया ने हमारी बॉडी के अंदर एंट्री की, उसके बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अडॉप्ट किया और हम एक डेवलप स्ट्रक्चर बन गए। ठीक हो गई बात? तो ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब यही है कि ये कोई इंसान के अंदर दाखिल नहीं हुआ, ये मैं पूरी की पूरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वी इवॉल्व फ्रॉम समथिंग, वी इवॉल्व फ्रॉम फाइलम पोरेफरा, बिफोर वी वर फाइलम प्रोटोजोआ, फिर इस तरह से डेवलपमेंट होती गई और फिर फिश और फिर एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल्स और फिर इस तरह से एवोल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ी भी है ना, तो मैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे? सो मैं कह रहा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी चीजें वो पजीर हो रही हैं, और ये चीजें हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब हम लोग जो ईटीसी पढ़ेंगे वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है? तो ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है और माइटोकॉन्ड्रिया का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। ठीक है? इसके ऊपर हम लोग एक अलग बड़ा टॉपिक कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग मैंने आप लोगों को जो बात बताई कि हम लोगों ने जो चीज देखी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ये जो एनएडी जो कि कोएंजाइम है, और ये जो एफएडी, ये जब आते हैं तो असल में ये आके आपने रिएक्शन में देखा होगा कि इनके साथ क्या लग जाता है, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगता है, इधर एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इसके साथ H2। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये मैं इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं NADH और H प्लस क्यों लिख रहा हूँ और ये मैं FADH2 क्यों लिख रहा हूँ, इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पहले आप लोग जरा सा हाइड्रोजन की बात को समझ लें कि ये हाइड्रोजन क्यों आ रहा है ना। ठीक है? मेरी कॉल 10 मिनट बाद ड्रॉप हो जाएगी, मैं दोबारा रिकनेक्ट कर लूंगा। ठीक है? टाइम क्या है? 12:45। 10 मिनट बाद मेरी कॉल ड्रॉप होगी, अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा सुने, हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन क्या चीज होती है? हाइड्रोजन जानते हैं? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है
और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है। तो आप ये देखें कि अगर एक हाइड्रोजन है और इसके पास बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर एक प्रोटॉन है, ये रिएक्शन करके हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जब तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन रह गया, अंदर एक प्रोटॉन रह गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है असल में ये एक एनर्जी का पैकेट है। ये एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो बाहर निकलेगी वो ये निकलेगा। यानी इस हाइड्रोजन से, इस रिएक्टिव स्पीशीज से जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कैश होगा। तो NaDH+ का जो मैं आपको बात कर रहा था, ये इस तरह से है कि देखो, एक हाइड्रोजन जो कि पूरा हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अच्छा, गौर से देखो। अच्छा, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। ये मैं 2 कलर से कर देता हूं। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और बाहर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। जब ये दो आपस में मिलेंगे, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ही है ना, ये भी हाइड्रोजन है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर हो जाएगा हाइड्राइड आयन। ये क्या बन जाएगा? हाइड्राइड आयन। और ये क्या बन जाएगा? H+ प्रोटॉन। किसी को अगर नहीं समझ आई तो इधर मुझसे पूछ ले। एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, आप लोगों ने देखा होगा जब ये 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हाइड्राइड आयन बन गया। और ये जिससे कि इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये बन जाएगा H+, प्रोटॉन बन जाएगा। असल में होता यूं है कि ये जो NaD है ना, NaD, ये NaD जब पॉजिटिव फॉर्म में आता है और इसके पास ये जो 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन असल में इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म। सर जी सर, ये जो हाइड्राइड है ये काम आता है यहाँ पे, या हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो है? मैं यही बात बता रहा हूँ, आप इधर गौर कीजिए। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जब NaD आया, आप अपना माइक ऑफ करें प्लीज। जब NaD आता है ना, NaD, तो NaD तो इस फॉर्म में होता है ना, तो NaD आके यहां से ये 2 हाइड्रोजन इन फॉर्म में लेता है, हाइड्राइड आयन और प्रोटॉन की फॉर्म में। तो जब हाइड्राइड आयन आता है तो ये इधर NaD+ था ना, तो ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर लगेगा तो ये सिंपल हो गया, प्लस एक प्रोटॉन। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि जैसे, मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन समझे, मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा आप लोग। ये ऐसे ही है कि NaDH पूरे का पूरा मलबा, अब ये वो गधा है जिसने अपने ऊपर सारे का सारा मलबा रख लिया है, मगर साथ में ये प्रोटॉन खाली बच्चा साथ में चला रहा है। ये बच्चा इसके साथ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इसके साथ चिपका हुआ है। ये NaDH अपने साथ सारे इलेक्ट्रॉन रखता है इसके, क्योंकि देखो ना, हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन का मतलब है हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, मौजूद हैं, लेकिन प्रोटॉन भी अपने साथ रखता है। ये ऐसे ही है कि एक गधे ने अपने ऊपर मलबा रखा हुआ हो और साथ में खाली डब्बा खींच के ले जा रहा हो, NaDH+H+, यानी पैकेट ऑफ एनर्जी तो इसके अंदर है ना। NaDH
के अंदर वो एनर्जी मौजूद है, यानी ये H नेगेटिव आयन की फॉर्म में इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। और FAD में ये बात नहीं होती, FAD सिंपल सा इंसान है, ये दो हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है, FADH2 हो जाता है। समझ आई बात की? तो there is a difference between NADH and FADH2। वो यही डिफरेंस है कि NAD इस फॉर्म में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और FAD सिंपल फॉर्म में FADH2 की फॉर्म में अपने साथ रखता है। बट रिमेंबर दीज बोथ आर कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम्स हैं, ये कैरियर हैं, ये जस्ट हाइड्रोजन को कैरी करते हैं ताकि आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनको कैश कर सके। समझ आई बात की? तो अब हम लोग इन NADH को और FADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुसाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएं और ये जाकर यहाँ पर हमारे लिए क्या पैदा करें? क्या? एनर्जी। और मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरा ईमान जो था, मेरा ईमान वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया था कि there is something which controls। और ये एनर्जी, ये हमारी असल में वो रूह है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसकी रूह निकल गई। Actually, what is रूह? Actually, in scientific term, we say soul is a packet of energy। रूह बिअम्रिल्लाह, अल्लाह का हुक्म। हुक्म क्या है? हो जा तो हो जाता है। एनर्जी क्या है? ये देखें, ये मेरे पास बटन है, मैं बटन ऑन करता हूं, ऑफ, ऑन, ऑफ। ये क्या थी? एनर्जी आई, ऑन, एनर्जी ऑफ। तो ऑन ऑफ, इसका मतलब है कि एनर्जी का आना और एनर्जी का जाना किसी चीज की मौत और जिंदगी का सबब है। यही एनर्जी हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ फॉर्म्स में है। हमारी बॉडी के अंदर ये एनर्जी हमें जिंदगी देती है। अगर कोई आपका गला दबा दे और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जाना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिरी प्रोसेस में ऑक्सीजन था, अगर ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए तो क्या होता है? सांस बंद, सब कुछ बंद। सांस बंद था ना, सब कुछ बंद। अगर आप क्या करते हैं, किसी को जहर दे दें, जाके इन कपलर्स के साथ अटैच होगा, एनर्जी बंद, बात खत्म, सब कुछ खत्म। इसी तरह से जो हमारे घरों के अंदर लाइटिंग्स हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, हम लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गेम है सारी। इलेक्ट्रॉन की फ्लो बंद, जिंदगी बंद, लाइट बंद, इंडस्ट्री बंद, हर एक चीज बंद। सो इलेक्ट्रॉन गेट समथिंग वेरी स्पेशल इन योर लाइफ, in everything, in every aspect of your life। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो कुछ भी नहीं। So tomorrow we will discuss in detail what is actually electron transport chain and how it works। Okay, so see you tomorrow।